आज के कृपया आप लोग 2 मिनट समय दें तो मैं कुछ बोलूं। आज के इस सत्र की सम्मानित अध्यक्ष जी और जो भी सभा में हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उन सबों को सादर चरण स्पर्श करता हूं। और संचालक जी और जो भी लोग हमारे हम उम्र हैं और हमसे छोटे हैं, मैं उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा चूँकि व्याख्यान में वो तुलनात्मक व्याख्यान का वो टॉपिक है, इसलिए मैंने अपना चयन विषय का किया है गांधी अम्बेडकर, उनकी तुलना। और चूँकि पेपर बड़ा है इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ संक्षेप में अपनी कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी और अम्बेडकर दोनों भारत के और पूरी दुनिया के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जाने जाते हैं, और दोनों ने अपने समय की परिस्थितियों को गहराई से समझा है और उस पर विचार किया है, और विचार करने के साथ साथ उसको लेकर कार्य भी किया है। उन्होंने जो दर्शन दिया कोई किसी पुस्तकालय में सिर्फ बैठ करके नहीं दिया है, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से दिया, और जो भी वो कह रहे थे उस अनुसार वो एक्ट भी करते जा रहे थे। एक तो ये है दोनों की बीच की समानताएं। और जब जिस समय वो लोग जिस कालखंड में कार्य कर रहे थे, आप सभी जानते हैं वो लगभग 1917 से लेकर 1947 का कालखंड है, 30 वर्षों का, जब दोनों ने भारत के सभी समस्याओं को, विश्व की कुछ समस्याओं को संबोधित किया है। और उस कालखंड में जो भारत था, उस भारत के सामने समस्याएं तो बहुत सारी थी, लेकिन अगर उसे आप मोटा मोटी पैमाने पर जोड़ें तो दो तरह की समस्याएं सामने आती है। एक तो बड़ी समस्या थी जो पूरा देश एक विदेशी गुलामी के अंदर जकड़ा हुआ था, जिसे आप साम्राज्यवाद की समस्या या बाह्य गुलामी की समस्या कह सकते हैं। और एक दूसरी जो समस्या थी वो भारत के अंदर जो सामाजिक विषमता के रूप में दलितों के साथ जो अस्पृश्यता का भेदभाव हो रहा था, महिलाओं की जो अधिकारहीनता थी, और आपस में जो हमारा आर्थिक विषमता थी, ये सारी समस्याएं, जिसे आप आंतरिक गुलामी कहिए या आंतरिक समस्याएं कहिए, इस रूप में आप उसे देख सकते हैं। तो पूरे भारत में ये 2 तरह की समस्याएं थी, और दोनों ने, गांधी ने भी और अम्बेडकर ने भी, इन दोनों समस्याओं को संबोधित किया है। और जहाँ तक मेरा यह मानना है कि गांधी यह मानते थे कि अगर हम बाह्य समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो आंतरिक समस्याओं का समाधान करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि वो अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ाई करते हैं, और साथ ही साथ अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भी कार्य करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं, तमाम वे आंदोलन भी चलाते हैं और रचनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं साथ साथ, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि पहले हमको बाह्य गुलामी से मुक्त होना है। उसी तरह से अम्बेडकर थोड़ा सा इनसे उलट करके वो चाहते हैं कि पहले हम आंतरिक गुलामी से मुक्त हो जाएं, तब हम बाह्य गुलामी से मुक्त हो सकेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है, कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर अंग्रेज़ों के समर्थक थे, और जब हम देखते हैं उनका जीवन, तो वो कैबिनेट में भी रहे हैं और उनके साथ काम भी किया है, तो लगता है हम तो गांधी जी लड़ रहे थे 42 का आंदोलन, और अम्बेडकर साथ हैं उनके अंग्रेज़ों की कैबिनेट में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर, और उनका कई रेफरेंस मैंने इसमें दिया है, अम्बेडकर साहब अंग्रेज़ों के समर्थक नहीं थे, बल्कि अम्बेडकर भी चाहते थे कि भारत को स्वराज मिले, लेकिन वो ये मानते थे कि हम पहले आंतरिक गुलामी से मुक्त हो जाए, तब हम वो स्वराज मिले। क्योंकि अगर आंतरिक गुलामी से मुक्त हुए बगैर भारत को स्वराज मिलता है, तो वह स्वराज जिन हाथों में जाएगा वो फिर हमारे दलितों का हित नहीं हो सकेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि अम्बेडकर का जो प्रारंभिक जीवन है, उसमें अम्बेडकर श्रद्धा रखते हैं गांधी के प्रति। और इसका एक उदाहरण है कि 1920 ईस्वी में तब तक गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होती है, फिर भी
महार सत्याग्रह का मंच सजता है और उस मंच पर गांधी की तस्वीर रहती है। और उधर आप गांधी का जीवन देखिए, बच्चे हैं 10-12 साल के हैं और उनके घर में ओका नाम का एक अछूत आता है, माँ कहती है इसको छुओगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, कहते नहीं गलत बात है माँ, कोई धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है और अगर सिखाता है तो उस धर्म ग्रंथ को नहीं मानता हूँ। देखिए उनका कैसे उनके दलितों के प्रति एक सहानुभूति है, अपना अनुभव नहीं है लेकिन सहानुभूति जरूर है। और फिर जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं गांधी, तो जिस तरह से अम्बेडकर का आप सभी लोग जानते हैं, उसको नहीं जाऊँगा कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, तो उस तरह का एक भेदभाव गांधी को भी सहना पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि काले गोरे का भेदभाव है। आप सभी जानते हैं, विस्तार से नहीं जाऊँगा उनको कैसे ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था। तो एक उनका वो संदर्भ है। फिर वो उधर चले जाते हैं, अम्बेडकर भी तब तक थोड़े छोटे हैं, उनसे उम्र में आप सभी जानते हैं कि करीब छोटे हैं। तो मैं 20-21 साल जो है उनका छोड़ देता हूँ और 30 साल का जो उनका जीवन है, सिर्फ 1917 से 1947, इस पर मैं विचार करना चाहता हूँ। तो उस समय में आप देखिएगा कि अम्बेडकर जो आंदोलन चला रहे हैं वो सारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, वो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाते हैं। और वो बेलगांव में कहते हैं बहिष्कृत परिषद की सभा में, देखिए वो क्या कहते हैं, अपलेस कह रहे हैं दलितों की सभा को संबोधित कर रहे हैं। गांधी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो कहते हैं दलितों से, जब कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आ रहा तब महात्मा गांधी की सहानुभूति छोटी बात नहीं है। ये दलितों से कह रहे हैं। ठीक है, गांधी वो उतना नहीं रेडिकल हैं, लेकिन जो उनकी सहानुभूति भी है वो कम बड़ी बात नहीं है। कोई तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, वो कम से कम ऐसा आदमी है जो तुम्हारे साथ सहानुभूति रख रहा है। फिर देखिए वो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाते हैं, जबकि अम्बेडकर का जो कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, वो मानते हैं कि इस सब से नहीं सुधार होगा। वो पूरा एक तो राजनीतिक परिवर्तन और धर्म ग्रंथों की जो सत्ता है उस पर प्रहार करते हैं। लेकिन देखिए वो क्या करते हैं, मंदिर प्रवेश का आंदोलन जो गांधी का रास्ता है वो सत्याग्रह वो करते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और अच्छा देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सत्याग्रहियों की बेस खादी का बना हुआ था। अब देखिए वो जो सत्याग्रही थे उनका वो जो ड्रेस था वो खादी का था। तो उस पर आप देखिए। और जो मैंने कहा कि अम्बेडकर साहब अंग्रेजों के समर्थक नहीं थे, वो देखिए क्या कहते हैं, जो वहाँ वो गए थे गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ पर वो कहते हैं कि भारत की नौकरशाह सरकार सदास्यता के बावजूद हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। देखिए क्या कर रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुखों को कोई अन्य दूर नहीं कर सकता, और तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आएगी। कोई दूसरा तो नहीं दूर कर सकता है, और हम भी तब तक नहीं दूर कर सकते हैं जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आ जाएगी। जब तक अंग्रेजी सरकार, और देखिए मेरी उसमें क्या कहते हैं, जब तक अंग्रेजी सरकार बनी रहेगी तब तक इस राजनीतिक सत्ता का अंश मात्र भी हमें मिलने वाला नहीं है। स्वराज के अंतर्गत ही हमें राजनीतिक सत्ता में साझेदारी का भी अवसर मिलेगा। देखिए फिर स्वराज का समर्थन करते हैं, अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो स्वराज के अंतर्गत मिलेगी। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है। ये देखिए, और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अम्बेडकर से जो पहली बार मिलते हैं गांधी, तो उसका मैं 1-2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। गांधी कहते हैं अम्बेडकर से कि मेरा और कांग्रेस के खिलाफ आपको कुछ शिकायतें हैं। मैं अपने बचपन से ही अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करता आया हूँ, आपका तो जन्म भी उसमें नहीं हुआ होगा। तो अम्बेडकर, और भी लंबा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अम्बेडकर कहते हैं कि अनिर्विवाद सत्य है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से आप यह कार्य करते आ रहे हैं। हम में से बड़े और बूढ़े लोग यही बड़प्पन का मुद्दा कभी कभी सामने लाते हैं। आप मुझसे उनमें बड़े हैं, यह यथार्थ है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। यह बात भी सच है कि आपके आग्रह से ही कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम को स्वीकृति दी। देखिए स्वीकार करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस की सदस्यता थी उसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता था। गांधी ने यह शर्त रखी थी उसमें कि अस्पृश्यता का पालन नहीं करेंगे, इस तरह का शपथ लिया जाए। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर अम्बेडकर कहते हैं गांधी से वहाँ पर कि गांधी जी मेरे पास मातृभूमि नहीं है। तो गांधी देखिए क्या कहते हैं, बस इस लाइन में ख़त्म कर दूँगा कि गांधी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास मातृभूमि है, उसकी सेवा किस तरह की जाए वह आपके यहाँ के कार्यों से नहीं, यहाँ जो आप भारत में कर रहे हैं उससे मैं नहीं देखूंगा। कहाँ से देखूंगा? गोलमेज परिषद के प्रथम अधिवेशन का जो वृत्तांत मेरे कान में पड़ा है उससे सिद्ध हो गया है।
देखिए, गांधी कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में जो आपने बोला है, जो आपने किया है, उसकी जो बातें, जो पहले सम्मेलन में नहीं गए थे गांधी, वो दूसरे सम्मेलन में गए थे, फिर गांधी से उनका टकराव भी होता है। समय नहीं है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच जो विवाद था, उसके जो मुद्दे थे, एक तो पहला मुद्दा था कि अस्पृश्य का प्रवक्ता कौन है अस्पृश्यों का नेता। गांधी ये मानते थे कि नेता मैं हूँ, नेता मेरा कांग्रेस पार्टी है। अम्बेडकर कहते थे नहीं, नेता जो है मैं हूँ। ये था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा था अस्पृश्य हिंदू हैं या उससे पृथक हैं। गांधी यह मानते थे कि अगर अस्पृश्यों को हिंदू से पृथक कर देंगे तो हम कमज़ोर भी हो जाएंगे और फिर अस्पृश्यता की समस्या का समाधान नहीं होगा। अम्बेडकर यह मानते थे बाद में, हम बहुत प्रयास कर लिए, मंदिर आंदोलन ये वो नहीं हो पा रहा है, अब रास्ता यही है कि हम बौद्ध धर्म में चले जाएं। ये सारी बातें हैं, मैं इस पर नहीं आऊँगा। बीच में बहुत तल्खी बढ़ गई दोनों के बीच। जो पहले सहानुभूति की बातें थी, वो श्रद्धा का भाव भी था अम्बेडकर के अंदर, वो सारी बातें वो बाद में बहुत कटुता में बदली है। लेकिन इसके बावजूद जब गांधी 1933 ईस्वी में अपना हरिजन साप्ताहिक शुरू करते हैं तो प्रथम अंक में ही अम्बेडकर से कहते हैं कि आप मैसेज दीजिए। अम्बेडकर कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी, आप छोटे मोटे लोग से मैसेज लेते हैं, ये सब काम तो बड़े बड़े लोगों से कराया जाता है। अब गांधी कहते हैं नहीं, आप दीजिए, मैं आपका फिर उन्होंने दिया है। आप यहाँ पर एक चीज़ बतला के एक सेकंड प्रश्न तो बहुत अच्छा लगेगा, एक दो बात है सर। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा जो तल्खी हुई है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो हुआ है 1945 में, जब अम्बेडकर ने किताब लिखी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स, कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया। इस किताब में अम्बेडकर ने गांधी द्वारा और कांग्रेस द्वारा किए गए सभी प्रयासों को छलावा करार दिया और यह साबित करने का प्रयास किया वो सिर्फ दलितों को बरगलाने का और ये प्रयास था। लेकिन इसके बावजूद जब बारी आई, आप सभी जानते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था, अम्बेडकर हार गए और उस अम्बेडकर साहब को फिर से संविधान सभा में लाने में गांधी जी ने बड़ी भूमिका निभाई और राजेंद्र प्रसाद ने भी थोड़ा समर्थन किया था। लेकिन उसमें है कि अगर जी वो लास्ट में जो है, अगर वो आ पाए थे तो सबसे बड़ी भूमिका गांधी जी की थी। और जब संविधान सभा में जब अस्पृश्यता उन्मूलन का ये पास हो गया ये कानून, तो उस समय जो नारा गूंजा वो महात्मा गांधी की जय, और ये अम्बेडकर भी उस नारे के साथ थे। अम्बेडकर ने नहीं कहा कि नहीं करो जय, जैसे अम्बेडकर ये मानते थे कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जब महात्मा गांधी की जय हुआ तो अम्बेडकर ने विरोध नहीं किया। उनको भी लगा कि अगर अस्पृश्यता उन्मूलन ये हो पा रहा है ये तो गांधी के कारण ही हो पा रहा है। और जब गांधी की शहादत हो गई, आप सभी जानते हैं, तो अम्बेडकर साहब उसमें गए हैं और बहुत देर तक रहे हैं, स्तब्ध रहे हैं वहाँ पर जा कर के। और उसके बाद बस खत्म कर रहा हूँ, ताली बजाने की जरूरत नहीं आपको। अम्बेडकर साहब फिर जो है वो शादी करते हैं, आप सभी जानते हैं कि बाद में वो एक शादी दोबारा वो अंतर्जातीय विवाह जब करते हैं एक ब्राह्मणी महिला के साथ, तो उनको जो है गांधी उस समय थे नहीं। और आप सभी जानते हैं बीच में गांधी जी का विचार जो बदलते रहा है शुरू से अंत तक। बाद में वो आते हैं, कहते हैं कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जो अंतर्जातीय शादी होगी। तो जब शादी कर लेते हैं ये, तो पटेल साहब उनको पत्र लिखते हैं कि मुझे यकीन है अगर बापू जिंदा होते तो आपको अपना आशीर्वाद जरूर देते और आपके शादी में जरूर जाते। तो अम्बेडकर कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर बापू जीवित होते तो वो जरूर हमें आशीर्वाद देते। अम्बेडकर भी ये स्वीकार करते हैं। यह गांधी के प्रति उनके एक प्रखर विरोधी का विश्वास था जिसके पीछे ठोस तार्किक आधार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अंत में मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गांधी, अम्बेडकर और जितने भी तमाम लोग हैं उनके प्रति आपके जो भी हैं विचार हैं उनको आप रखें और आपको स्वतंत्र हैं कि आप गांधी का पक्ष लें, अम्बेडकर का पक्ष लें, जिसका भी पक्ष लें, लेकिन सत्य से मुख नहीं मोड़ें और एक तरफा नहीं बने। मैं स्वयं मैंने गांधी विचार से मेल किया हूँ, मैं गांधी के साथ बहुत सारी चीज़ों में रहता हूँ, लेकिन अम्बेडकर से भी मुझे प्रेम है। अगर अम्बेडकर में जहाँ जो बातें हैं उनका आपको स्वीकार करना चाहिए। और दोनों खुद यही करते थे, वे दोनों एक दूसरे का और दूसरे अन्य लोगों के साथ भी जो उनका रिश्ता था प्रखर वैचारिक विरोध करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो सच्चाई होती थी उसका स्वीकार कर लेते थे। ये हम लोगों को सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर बौद्ध धर्म क्यों अपना, इस्लाम धर्म क्यों नहीं?
जी मैंने सर बहुत अच्छा कि आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इसमें लिखा भी था ऊपर पर, लेकिन मैं फिर भूल गया। मैं जो पहली बार अखिल भारतीय दर्शन परिषद में आया था हरिद्वार अधिवेशन में 2008 में, ये एक ही लाइन, वही उत्तर है सर, एक ही लाइन में बोलता ही हूँ। वो मैंने एक पत्र उसमें पढ़ा था सर, न धर्म न पलायन न प्रतिक्रिया वरन परिवर्तन की प्रक्रिया। ये मेरा उसमें पत्र था सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें उन तमाम प्रश्नों का उत्तर निहित है, लेकिन शॉर्ट में आपका प्रश्न का उत्तर ये है, अम्बेडकर जो है भारतीय परंपरा से काफ़ी प्रभावित थे और वे मानते थे दलितों को उसी धर्म में जाना चाहिए जो धर्म जो है भारत की राष्ट्रभूमि राष्ट्रवाद से, भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। और वो सीधा उनका स्टेटमेंट है, अगर हम इस्लाम में या ईसाई में जाएंगे तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो खंडित हो जाएगी, और मेरा नहीं भी होगा तो ये सब लोग जो है वो कहेगा ये लोग देशद्रोही हो गया, हमको संकट हो जाएगा। ये था। दूसरी बात, वे मानते थे कि बौद्ध धर्म जो है वो दलितों का ओरिजिनल धर्म है, ये भी एक बात है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। और ये कारण यह भी था, और एक मुख्य बात यह भी है कि जिस वन व्यवस्था का विरोध अम्बेडकर कर रहे हैं, इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा तार्किक रूप से उसके जो आधार हैं वो ईश्वरीय है, वो कर्म पर आधारित है। तमाम चीज़ों का गौतम बुद्ध ने जैसा खंडन किया है वैसा और किसी ने नहीं किया है, तो उसके साथ जाना अम्बेडकर के लिए अच्छा था। वो तो तार्किक रूप से खत्म होने पर टाइम बचता है, क्या खत्म करने के लिए दोनों भी अद्भुत। अब आगे के व्याख्याताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया लोगों को भोजन, हम जितने लोग हैं सबको भोजन करवाने का भी पुण्य प्राप्त करें आप। और इसी अनुरोध के साथ अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि अपने शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे कि कितने में आपको करना है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी रांची से हमारे बीच में, कृपया दो चार मिनट और बैठ जाइए। आप लोग बहुत धैर्यवान श्रोता हैं, कृपया 2-4 मिनट और बैठिए और उसके बाद सभी को भोजन करना है, सभी को करना है। आपसे मेरा अनुरोध है थोड़ी देर और बैठिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम सभी को कुछ ना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर, तो कृपया थोड़ी सी और प्रतीक्षा करिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी रांची से हमारे बीच में, आप अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित हैं। प्रोफेसर PV विद्यार्थी स्मृति व्याख्यान आप प्रस्तुत करेंगे। इस कक्षा में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वजन को मेरा नमस्कार। समय अभाव के कारण मैं इस पत्र का रहा हूँ।